गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये दो वर्ड्स, एक तो क्वाड्रेटिक और एक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब है वेरिएबल की पावर टू, वेरिएबल की पावर टू, और इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। आइए देखते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी भी कांस्टेंट के लिए बदलती रहती हैं, कांस्टेंट के लिए बदलती ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल, एक कप टी बनाते हैं। एक कप टी बनाने में मान लीजिए हमें लगता है 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर। एक कप टी बनाने में 20 ग्राम शुगर लगता है। वहीं अगर 2 कप टी बनानी हो तो हमें लगेगा 40 ग्राम। कॉमन सेंस है ये। 3 कप टी बनानी हो तो हमें लगेगा 60 ग्राम शुगर। आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 और 3, ये तीनों ही कप के नंबर्स हैं, और 20 ग्राम, 40 ग्राम और 60 ग्राम शुगर की क्वांटिटीज़ हैं। हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे कांस्टेंट बदल रहा है वैसे वैसे उसके लिंक्ड वेरिएबल भी बदल रहा है। इसे कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। ये हो गए कांस्टेंट और ये हो गए वेरिएबल। वेरिएबल्स हो गए 20, 60, 40 एंड कांस्टेंट हो गए 1, 2, 3। ये आप समझ गए। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब होता है बदलते जाना, बदल सकने की कैपेबिलिटी रख पाना। इसके आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स को हम किसी ना किसी एक लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इस वेरिएबल को हमने डिनोट किया x से। एक वेरिएबल है x, उसको डिनोट कर दिया हमने x लेटर से। वेरिएबल को डिनोट करने का मतलब होता है कि उससे जुड़ी एक संख्या, एक क्वांटिटी भी हमारे पास होगी। लेट्स से x इक्वल टू 20 ग्राम्स। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिंपलेस्ट आइडिया है इक्वेशंस को समझने के लिए, x इक्वल टू 20। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बलून और चिल्ड्रन का। लेट्स से हमारे पास 4 चिल्ड्रन हैं और 6 बलून्स हैं। चिल्ड्रन इक्वल टू 4 एंड बलून इक्वल टू 6। इस तरह के हमारी इक्वेशंस बन सकती हैं। अगर मैं और भी कुछ कॉम्प्लेक्स करना चाहूँ तो मैं किसी को बिना बताए कहूँ मुझे नहीं पता मेरे पास बलून्स कितने हैं, पर बलून और चिल्ड्रन जो कि 4 हैं उनका सम 10 है। किसी को मैंने कह दिया कि बलून प्लस चिल्ड्रन जो कि 4 हैं उनका सम 10 है। इस तरह की इक्वेशंस भी हमारे सामने आ सकती हैं। इस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों कहा गया है इन इक्वेशंस को? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। जहाँ कोई पावर नहीं है वहाँ 1 पावर है। इसका मतलब यानी लीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, और 1 वेरिएबल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे 1 ही वेरिएबल है। बलून यानी b यहाँ पर 1 है। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत हमारे पास सिंपल मेथड है कि b प्लस 4 10 है। तो हम सिंपल सा इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि किस चीज़ में 4 जोड़ें कि 10 आ जाए, किस संख्या में हमें 4 जोड़ना चाहिए कि हमारे पास 10 आ जाए। ऐसी संख्या है 6। ऐसी संख्या है 6। किस संख्या में 4 जोड़ना चाहिए कि हमारे पास 10 आ जाए। अगर कोई इतना नहीं सोच पाता है तो उसे मैथमेटिकल तरीका अपनाना चाहिए कि अगर यहाँ पर 4 जुड़ाव में है तो इक्वेशन की दूसरी साइड जाकर घटाव में हो जाएगा। ऐसे अगर इक्वेशंस के दूसरी साइड जाकर 4 घटा में हो गया है यानी सब्सट्रैक्शन में आ गया है तो 10 घटे 4 बराबर 6, यानी बलून 6 आने चाहिए। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं और इस तरीके से भी। दोनों ही तरीकों से इक्वेशंस को सॉल्व करा जा सकता है। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मान लीजिए मैंने किसी को ये भी नहीं बताया
कि मेरे पास बलून है, ये चिल्ड्रन है, कितने कितने हैं। तो मैं कहता हूँ बलून और चिल्ड्रन का सम 10 है, दोनों को वेरिएबल फॉर्म में ले लिया। इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल की पावर 1 1 है, और 2 वेरिएबल तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 2 हैं, 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक बी और एक सी, चिल्ड्रन और बलून। ये आप समझ सकते हैं इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता सिर्फ एक इक्वेशन से। आप अंदाजे ज़रूर लगा सकते हैं कि मान लीजिए चिल्ड्रन 1 होगा तो 9 बलून होंगे, चिल्ड्रन 2 हुए तो 8 बलून होंगे, ऐसे ही चिल्ड्रन 5 हुए तो 5 बलून होंगे। इस तरह के अंदाजे आप लगा सकते हैं, पर एग्जैक्ट आंसर इस इक्वेशन से नहीं निकाला जा सकता। और मैथमेटिक्स का मतलब है कि एग्जैक्ट आंसर निकालना। मैथमेटिक्स की डिस्कवरी ही इसीलिए हुई है क्योंकि हमें एग्जैक्टनेस चाहिए, अपने आंसर में एग्जैक्टनेस चाहिए। इसके आगे आप समझ सकते हैं कि अगर ये 1 है, ये डैश ना समझा जाए, c प्लस बी 10 थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। इस तरह से हम समझ सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही इक्वेशन चाहिए आंसर एग्जैक्ट निकालने के लिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, कम से कम 2। एक इक्वेशन हो गई ये, दूसरी भी चाहिए ताकि एग्जैक्ट आंसर आए। अगर वहीं इक्वेशन 3 वेरिएबल की हो जाती है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं, और इस तरह से आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स सीक्वेंस को फॉलो करता जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं एक इक्वेशन और दूं कि जो बलून है वो चिल्ड्रन से 2 ज़्यादा है, बलून चिल्ड्रन से 2 ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन बनती है बलून चिल्ड्रन से 2 ज़्यादा है, यानी बलून और चिल्ड्रन का डिफरेंस जो है वो 2 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ में रखूं, अब इक्वेशन को हल करना ज़्यादा आसान है, सॉल्व करना बहुत आसान है। हम ये देख सकते हैं कि कोई ऐसा जोड़ा, एक ऐसा पेयर बताइए नंबर्स का जिनको जोड़ने पर तो 10 आए और जिनका डिफरेंस 2 हो। तो ऐसा सिर्फ 2 इंटीजर बनते हैं, वो है 6 एंड 4। क्या बनते हैं? 6 एंड 4। नेगेटिव नंबर भी बन सकते हैं, पर चिल्ड्रन या बलून की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ ये 2 नंबर बनते हैं, 6 और 4। अब बताइए बलून 6 थे या चिल्ड्रन 6 थे? ये बताने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर डिफरेंस में बलून ज़्यादा है या चिल्ड्रन ज़्यादा है। बलून घटा चिल्ड्रन 2 है या चिल्ड्रन घटा बलून 2 है? बलून घटा चिल्ड्रन 2 है। इसका मतलब बलून ज़्यादा है, बलून ज़्यादा है तो बलून ही 6 थे, बलून 6 थे और चिल्ड्रन 4। आप समझ गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हुई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हुई कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, और उनके साथ साथ कुछ कांस्टेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a और x है तो दोनों देखने में लेटर ही, लेकिन a कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि a1 जो है उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी और x की वैल्यू लगातार बदलती रहेगी थ्रू आउट द इक्वेशन, थ्रू आउट द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इन दोनों इक्वेशन का जितना भी वेक्टर फील्ड है उसमें ये x और y की वैल्यू बदलती रहेगी, लेकिन a1 और b1 यानी a2 और b2 और c1 c2 इन तीनों की वैल्यू, इनकी 6 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशंस हैं। कंडीशंस इनको सॉल्व करने के लिए कि इनका आंसर सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंडीशंस में आता है। कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है। एक तो कंडीशन क्या है कि a1 a2 बराबर हो जाए b1 b2 के, बराबर हो जाए c1 अपॉन c2 के। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के। ये 2 कंडीशन है सॉल्व करने की। ये मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आएगा, इसलिए मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बता रहा हूँ इस चैप्टर में। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 वेरिएबल आते हैं। x की वैल्यू आती है b1
B2 C1 C2 अपॉन में A1 A2 B1 B2 दोनों डिटरमिनेंट फॉर्म में। और ऐसे ही y की वैल्यू आती है C1 C2 A1 A2 अपॉन में A1 A2 B1 B2। ये वैल्यू आती है डिटरमिनेंट फॉर्म में। आप जानते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। ये दो वैल्यूज़ आती हैं। इसके आगे आप पढ़ सकते हैं ऐसे। ये मेथड याद रखिएगा, ये आगे सॉल्व करने में काम आएगा। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। तो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए दो वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, एक है क्वाड्रेटिक और एक है इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2। किसी भी इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है 2 होनी चाहिए। और इक्वेशन का मतलब आप समझ ही चुके हैं अभी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही हम पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल अभी तक नहीं पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक अलग कैटेगरी मैथमेटिक्स में दे दी गई है और उसके ऊपर अच्छे से काफ़ी सारा लिटरेचर लिखा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। और भी दो मेथड है, वो भी सिखाऊंगा मैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। जो ये मिडल टर्म है bx वाली, इसको स्प्लिट करना है और इस तरह से स्प्लिट करना है कि फैक्टर जो है c और a की फॉर्म में बने। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लेते हैं हम, एक इक्वेशन लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमने ले ली, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, टेक्निक आप समझिए। यहाँ पर a है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 1, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 4 है। इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो। गिवन इक्वेशन में आप ये समझ सकते हैं कि a और c का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 आता है। अगर 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आता है। मैंने कहा था फैक्टराइजेशन टेक्निक में मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी bx वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के तरह स्प्लिट हो जाए। तो x², इसको कैसे स्प्लिट करूं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे ये -4x ही रह जाए। तो इसको ब्रेक डाउन अगर मैं 2x में कर दूं, -2x -2x, ये मानिए -2x का जो सम होता है वो -4x ही होता है। और -2x और -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x² आ जाएगा, जो कि 4 इंटू 4x² आना चाहिए, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है। ये है फैक्टराइजेशन टेक्निक, इसको आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी 4x² वो आना चाहिए मिडल टर्म के स्प्लिट करने के बाद। मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया -2x और -2x में, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4x² आता है और सम करूँ तो -4x आता है। इसी टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए आप समझ सकते हैं कि x² -2x में से x आप कॉमन ले सकते हैं
और यहाँ बच जाता है एक्स। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स बच गया, माइनस इसमें से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 2 बच गया। इसी तरह से यहाँ -2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ -2x में से -2 कॉमन ले लिया तो प्लस का x बच गया, और +4 में से -2 कॉमन लिया तो माइनस का 2 बच गया। इस नीचे से इक्वेशन को मैं ऊपर की तरफ आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। x - 2 एक टर्म आ रही है हमारे पास, x - 2 एक टर्म आ रही है 2x - 2, x - 2 और 2x - 2, इन दोनों में x - 2 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से x - 2 कॉमन ले लिया, x - 2 और x - 2 बच गया यहाँ पर x और यहाँ बच गया -2 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बन गए, इसीलिए इस टेक्निक को कहा जाता है फैक्टराइजेशन टेक्निक। आप समझ गए होंगे कि x - 2 और x - 2 को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये वाला नंबर 0 है या ये वाला नंबर 0 है। ये वाला नंबर 0 है तो भी x बराबर 2 आएगा, ये वाला नंबर अगर 0 है तो भी x बराबर 2 आएगा। कैसे, आप खुद अंदाजा लगाइए। x - 2 अगर 0 है तो x बराबर 2 होगा। भाई x में से 2 घटाकर 0 आ रहा है तो x 2 होगा। इस तरह से नीचे लिखी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, x² - 4x + 4 = 0, इसके दो सॉल्यूशन हुए, एक सॉल्यूशन हुआ 2 और दूसरा सॉल्यूशन हुआ 2। ये 2 और 2 में फ़र्क है, ये दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों दो सॉल्यूशन है, वो भी अलग अलग, यानी 2 बार 2 आया है हमारे पास सॉल्यूशन में। एक मेथड और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सेम इक्वेशन फिर से लेते हैं, x² - 4x + 4 = 0। इसको कंप्लीट करना है हमें, आपको ax + 6x लेते हैं इस बार। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के बेस पे कंप्लीट स्क्वायर करके हमें बना देना है बस। अब देखिए x² - 6x + 4 है, अगर मैं इस क्वांटिटी में से 6x में से 2x निकाल लूँ अलग, और यहाँ बच गया 4x और ये वाला +4, और 2x को मैंने अलग लिख दिया। देखिए मैंने 6x में से 4x निकाल लिया है और 2x को इधर लिख दिया है और 4 को यहीं लिख दिया है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो x का स्क्वायर है, -2 × 2 × x है, प्लस 2 का स्क्वायर है 4 - 2x = 0 है। आप समझ गए होंगे कि ये तो a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये 2a और b है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2a और b, ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब आप इसको आगे समझ सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। x - 2 का होल स्क्वायर और -2x अलग से रह गया = 0। इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे इसको सॉल्व कैसे करें, आगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको x - 2 का होल स्क्वायर = 2x रखना है। ये एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि इसमें हमने x वाली टर्म को ही एक्स्ट्रा ले लिया था। खैर मेथड यही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आप समझ गए होंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, एक मेथड और होता है जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
उसमें एक जो रूट आता है आपका वो आता है b1 b2 c1 c2। दूसरा रूट आता है c1 c2 a1 a2 अपॉन में a1 a2 b1 b2 अपॉन में a1 a2 b1 b2। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और यही आपको समझ लेना अच्छे से। 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके बाद आगे की वीडियोस में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। थैंक यू।